दोस्तों नमस्कार। साइबर क्राइम साइबर क्राइम के ठग आजकल तरह तरह के तरीके अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वह आम नागरिक को और कई तरह के लोगों को, कई तरह के संस्थान को, व्यापारियों को वह ठग सके। और इनका जो तरीका है, यह ठगी होने के बाद समझ में आता है। आजकल के कुछ मामले इस तरह के निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स के जो ज्वेलर्स होते हैं, उनके पीछे साइबर क्राइम वाले बहुत ही अच्छे तरीके से पड़े हुए हैं। और उनके शिकार के तौर पर ज्वेलर्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ज्वेलर्स के आने के पीछे कुछ कमियों का, यानी कि किसी भी ठगी करने का जो तरीका होता है, हमारे द्वारा अपने काम में किसी प्रकार की कमी को ही वह उपयोग करके ठगी का माध्यम तैयार करते हैं, यानी रास्ता अपनाते हैं। अब अगर ज्वेलरी की दुकान में देखें, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्वेलरी की दुकान में कोई ग्राहक आता है और वह ज्वेलर को बोलता है कि मुझे कुछ जेवरात खरीदने हैं। ज्वेलर्स क्या करते हैं, उन्हें ज्वेलरी दिखाते हैं। दिखाने के बाद जब उनको पसंद आ जाता है, फिर उसके बाद पेमेंट की बातें आती हैं कि पेमेंट करना है। इसी दरमियान जो ज्वेलरी खरीदने आते हैं, वह क्या बोलते हैं कि मैं अपना कार्ड भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, पैसा लाना भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो मैं अपने बेटे, पति या किसी अन्य रिश्तेदार को बोलकर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देता हूं या देती हूं। इसके बाद वो फोन लगाकर अपने किसी जानकार को फोन लगाते हैं और उनसे ज्वेलर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देते हैं। इसके बाद ज्वेलर क्या करते हैं, उस आदमी के नाम पर, जो आदमी सामान लेने आया है, ज्वेलरी खरीदने आया है, उसके नाम पर बिल बनाकर उसे दे देते हैं। यहां तक आपको लग रहा हो किसी प्रकार की कोई ठगी नहीं हुई है। अब ज्वेलर्स के हिसाब से उसने सामान दिया और उसके बदले में उसे पैसे मिले हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ज्वेलर्स का जो बैंक अकाउंट जिसमें पैसा आया था, वह बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। और जब ज्वेलर्स अपने बैंक से पूछता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया है, तब उसे जानकर आश्चर्य होता है कि उसके अकाउंट को फ्रीज साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, जो कि बैंक वालों के पास साइबर क्राइम के थ्रू मेल आया था। अब साइबर क्राइम वाले काम कैसे करते हैं, पहले ये भी समझ लें। किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगता है कि उसके साथ किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ठगी का वह शिकार हुआ है, तो वह साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेन करता है। साइबर क्राइम वाले उस कंप्लेंट के आधार पर सबसे पहले अकाउंट में फंड ट्रांसफर हुआ रहता है, उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाते हैं, बैंक को मेल करके या उनको नोटिस भेजकर। इमीडिएटली जैसे ही बैंक मैनेजर या बैंक वाले उस अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद उस अकाउंट से संबंधित सारे डिटेल्स, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन से संबंधित जो भी केवाईसी में डिटेल्स है अकाउंट होल्डर का, वो सारा बैंक वाले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम वाले कंसर्न्ड अकाउंट होल्डर को, जिसके अकाउंट में ठगी के शिकार हुए पर्सन का पैसा ट्रांसफर हुआ था, उसको फोन के थ्रू अपडेट करते हैं कि आपके अगेंस्ट में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है, जिसके तहत आपको आना है हमारे थाना में जहां पर कंप्लेंट किया गया है। अब पहला तो ऑप्शन है कि वो फोन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि वह 41A की नोटिस देंगे सीआरपीसी के तहत, जो कि अभी देखेंगे तो 41A की नोटिस में उनको वहां प्रेजेंट होना पड़ता है। दूसरा 91 की सीआरपीसी की नोटिस भी दे सकते हैं, जिसमें कि उनको इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अकाउंट होल्डर को यह बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचिए या डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवाइए, जिससे यह साबित हो सके कि आपने किस मद में पैसा लिया है। यह कंप्लीट प्रोसीजर का पार्ट होता है। इस बीच में आपके बैंक अकाउंट फ्रीज रहते हैं। अब आ जाते हैं कहानी के उस मोड में कि जब आपको यह पता लगता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, दूसरा आपके पास पुलिस का या तो समन आ जाता है 41A का, या 91 के नोटिस आ जाते हैं, या तो पुलिस वाले का फोन आ जाता है, यानी कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से आपके पास फोन आ जाता है या नोटिस आ जाता है। तो कोई भी एक आम इंसान इस तरह की परिस्थिति में घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन
इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने पूरे ट्रांजैक्शन से संबंधित इंफॉर्मेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको पुलिस के पास फॉरवर्ड करना होता है या उनके पास पहुंचना होता है। इसमें दिक्कतें क्या आती हैं? इसमें दिक्कत नंबर 1 एक ही आता है, आप मान लीजिए दिल्ली के अंदर में है और आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट किया गया है हैदराबाद में, चेन्नई में, तो परेशानी क्या हो गई? परेशानी नंबर 1 आपको क्या मिल रहा है? तो पहले आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया जिसमें कि आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी करते थे और आपका फंड जो उस बैंक अकाउंट में पड़ा होगा वो फ्रीज हो गया है। आप उसका उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इस मामले से नहीं निकलते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी एक ही आती है। दूसरी परेशानी क्या आती है कि अगर वह अदर स्टेट में है, आपको अदर स्टेट जाने के खर्चे, अदर स्टेट में जाकर रहने के खर्चे, मतलब आपके एक्सपेंसेस तो हुए साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप परेशान होते हैं। अब अगर इस सिचुएशन को ध्यान से देखा जाए तो हमें यह समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में हम फंसे कैसे, और अगर हमें निकलना है तो हम इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रूफ कैसे होना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो गलती है या हमें जो सुधार करना है, अगर मैं बचाव या सुधार के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो बचाव और सुधार के तौर पे सबसे पहले जिस अकाउंट से, जिस भी पर्सन के अकाउंट से पैसा आया है, बिल उसी नाम से बनाना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपको आधार कार्ड चेक करना है, जिस अकाउंट से पैसे आए हैं उस पर्सन के आधार कार्ड की कॉपी अपने पास रखनी है और उसे चेक करना है ओरिजिनल के साथ। अगर वह इंसान आपके सामने नहीं है, कोई थर्ड पर्सन से पेमेंट करवाया जा रहा है फोन के थ्रू, उस कंडीशन में उसकी वीडियो बनाकर उसके इंफॉर्मेशन लाइक जैसे कि मैं श्याम कुमार झा, मेरा आधार नंबर यह है और मेरी माँ पीपी ज्वेलर्स, यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि पीपी ज्वेलर्स या XYZ ज्वेलर्स के पास गहना खरीदने गई है और उनके बदले में मैं यह पेमेंट कर रहा हूं इस माध्यम से, यानी माध्यम आपके यूपीआई के हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के हो सकते हैं या नेट बैंकिंग के हो सकते हैं, कोई भी माध्यम हो, आप अपने माध्यम को क्लियरली बताएंगे। यानी कि जो आदमी ट्रांसफर कर रहा है वह वीडियो के थ्रू एक शॉर्ट ब्रीफ छोटा सा वीडियो बनाकर भेजेगा जिसमें वो सारी डिटेल कि मैं इतना अमाउंट इनको दे रहा हूं इस पर्पज के लिए। वह वीडियो के थ्रू आप अपने पास मंगवा के रख लेंगे सुरक्षित तौर पर। जो आधार कार्ड वो दे रहे हैं, क्योंकि जो सामने अगर खरीदार हैं उसके तो आप उसके ओरिजिनल से मैच कर लेंगे, जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं उसके आधार कार्ड आपके पास है नहीं ओरिजिनल देखने के लिए। उस कंडीशन में आप नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, आप सर्च इंजन के थ्रू चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर, आप जिस पर्सन को, जो भी आदमी ज्वेलरी लेने आया हुआ है, यानी उसकी माँ आई हुई है या उसके पिताजी आए हुए हैं जिसने फंड ट्रांसफर किया है, अगर उसके माँ या पिताजी आए हुए हैं तो ज्वेलरी देने के टाइम में उनका भी एक फोटो लेंगे, साथ ही साथ उनका भी आधार कार्ड रख लेंगे कि उन्होंने इतनी की ज्वेलरी खरीदी है, और साथ ही साथ बिल के ऊपर में सारे डिटेल्स मेंशन होने चाहिए कि पेमेंट किस मोड में आया है, कितना पैसा आया है, उसके आधार नंबर क्या थे, बिल के ऊपर भी मेंशन होना चाहिए आधार नंबर उनके क्या है, और जो डिलीवरी लेने आया था वह पर्सन कौन है, उसका डिटेल्स क्या है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, सारे डिटेल्स को आपको बिलिंग में ही मेंशन करना होगा। साथ ही साथ आप अटैचमेंट के तौर पे डालेंगे। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि यह एक कुछ हद तक मुश्किल काम है, लेकिन बड़ी परेशानी से बचने के लिए अपनी प्रोसीजर को थोड़ा सा हम सुधार सकते हैं और इस तरह के साइबर क्राइम की परेशानियों से हम बच सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसमें अपने आप को सही साबित करने में और पर्याप्त सबूत देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो धारा 66C या D के IT एक्ट 2000 के तहत अगर आप दोषी होते हैं तो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो यह एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। इसको ध्यान में रखकर हमें अपनी रणनीति, काम करने की स्ट्रेटजी और बिजनेस व्यापार करने के तरीके को, बिलिंग के तरीके को चेंज करना है, क्योंकि जैसे ही आप बिलिंग के तरीके को अपडेट करते हैं, क्योंकि आपकी सबसे पहली बचाव जो है ना 95% टू 99% केस में अगर आपने ये प्रोसीजर सामने वाले को बताया, आप ये मानकर चलिए जो
ठग या जो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं, अगर वो आपके पास आए हैं तो वह इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और तुरंत उठकर आपकी दुकान से निकल जाएंगे। तो आपको यह नहीं सोचना है कि आपका सेल नहीं हो पाया, बल्कि आपको यह सोचना है कि सही आदमी नहीं था जो माल लेने आया था मेरे पास। नमस्कार।